अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा अभी हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक पैरामीटर्स पढ़े। हमने पढ़ा हमने देखा कि डाटा किस तरह कलेक्ट होता है, किस तरह उसको हम टेबल फॉर्म में लाते हैं, किस तरह ग्राफ्स बनाते हैं, किस तरह हम उसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेट्स का कॉन्सेप्ट दूंगी कि सेट्स क्या होते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट क्या होता है हमारे पास? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज अ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में भी होता है, बिल्डर फॉर्म में भी होता है। फिर हमारे पास क्या होता है? नल सेट होता है। नल सेट क्या होता है? एनी सेट विच डोंट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट। यानी कि जिस सेट में आप पहले पढ़ते आए थे 5 सेट कहते थे, नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको दे दूँ सबसेट। सबसेट क्या होता है? If set A, if every element of say set A is also the element of B, then A is called a subset of B, and it is noted by A is a subset of B. फिर यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट के होते हैं U, यानी कि वो किस पे बेस करते हैं? अगर एक यूनिवर्स है उसमें 2, 3, 4 सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो किस में? यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ वन पर्टिकुलर सेट। दिस सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड यूजुअली नोटेड बाय यू। फिर इसके बाद है disjoint set. Two sets are said to be disjoint if there is nothing in common in them. Suppose set A है वो हमारे पास है 1, 2, 3 और set B है वो हमारे पास है 4, 5 and 6. Then set A and set B are called disjoint set. फिर अगला हम देखते हैं overlapping set. If two sets have some element in common 1, 2, 3 and 4 and set B consists of 3, 4, 5 and 6, then these sets are called overlapping set. बेटा इन सेट्स को हम किस में? वेन डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। ये है वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट पे बेस करती है। 2 सेट हैं, सपोज सेट A है, सेट B है। सेट A है 1, 2 and 3 और सेट B है 4, 5, 6। तो ये वेन डायग्राम हो गई हमारे पास डिसजॉइंट सेट की। और अगर हमारे पास एक और वेन डायग्राम है, सेट A है 1, 2, 3 is common, 3, 4, 5 and 6। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। वेन डायग्राम क्या होती है? अ सिंपल एंड इंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। ये मैंने 2 वेन डायग्राम्स बनाई हैं। एक मैंने बनाई है डिसजॉइंट सेट की। देखिए 2 सेट हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट जो है हमारे वेन डायग्राम में सेपरेटली शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें कि इनमें जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है उसमें क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो 1, 2 कॉमन नहीं है, सेट A है, ये सेट A है और ये सेट B है और ये इनमें कॉमन है। तो A और B में अगर कॉमन है तो किस तरह हमने शो करना है ओवरलैपिंग सेट को? A2 और उस ओवरलैप कर रहा होगा सेट B, सेट A पर 3, 4, 5, 6। ये तो हो गया सेट बेसिक कॉन्सेप्ट। हम सेट में ऑपरेशन भी करते आए थे। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए
थे। यूनियन क्या होता है, व्हेन वी इफ़ वी हैव टू सेट्स सेट ए एंड सेट बी एंड वी विल राइट all the elements of set A and set B together, it is called the union of the set. The union of set A and B is the set of all elements which belongs to A or B. Suppose हमारे पास क्या है, set A है, suppose A हमारे पास है 1 2 3, set B है 4 5 and 6. A यूनियन B क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, ये सेट A है 1 2 3, ये सेट B है 4 5 एंड 6, हम इन दोनों को शेडेड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, अंदर बेशक एलिमेंट्स 1 2 3 ना लिखें, इनको शेड कर देंगे तो पता चल जाएगा A यूनियन B की, A यूनियन B की वेन डायग्राम है। सपोज सेट A जो है हमारे पास 1 2 3 है और सेट B है 3 4 एंड 5, तो इनकी यूनियन की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये है ये है, तो क्या है, ये सारा एरिया शेडेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, ये 3 और ये 4 एंड 5। ये भी क्या है, A यूनियन B है ओवरलैपिंग सेट का, और ये क्या है, डिसजॉइंट सेट का। नाउ हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, A इंटरसेक्शन B, सेम सेट है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है, और अगर हम इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, ये क्या है, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ शेड नहीं होगा, उनके एम्प्टी सेट है। और सेकंड ये इसकी और सेकंड उसकी अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ये सेट A है, ये सेट B है, इनमें 3 कॉमन है, बस इस एरिया को हम शेड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B की वेन डायग्राम है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड आउट करते हैं। यही सेट देख लें, A माइनस बी, A माइनस बी का क्या मतलब है, दोज एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इंक्लूडेड इन B। अगर हम B माइनस लिखते तो दोज एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट इंक्लूडेड इन A। सपोज सेट A हमारे पास है 1 2 3 और सेट B जो है 3 4 5 है, A माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 2, और अगर B माइनस A फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा, 4 एंड 5, और इसको भी हम अब क्या है वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। A माइनस बी की देखिए, A माइनस बी सेट A है, सेट B है, ये कॉमन है इनके दरमियान 3, A माइनस बी, A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस बी। इसी तरह हम B माइनस A करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस A। और अगर सपोज हमारे पास ये डाटा है तो तब A माइनस बी क्या होगा, 1 2 3, और B माइनस क्या हो जाएगा, 4 5 6, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो कोई नहीं आएगा। और इनकी वेन डायग्राम अगर हमने A माइनस बी की फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, सेट A सेट B, तो ये पूरा हमारा शेड्यूल हो जाएगा। ये A माइनस बी की क्या है, वेन डायग्राम। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने वेन डायग्राम बनानी है, किस तरह हमने सेट्स के ऑपरेशंस करने हैं और सेट बताने हैं। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरफ। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, द गेम ऑफ चांस को कहते हैं, यानी कि हमारे पास किसी चीज़ का हैपन होने के कितने चांसेस हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी से स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लोग सब एक्सपेरिमेंट से फेमिलियर होंगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसने भी पढ़ी है उसने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस विच जनरेट रॉ डाटा रैंडमली, यानी कि उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई पर्सनल जजमेंट शामिल ना हो, रैंडमली सिलेक्शन जहाँ पे हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है? टू जनरेट डाटा, वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सपोज आई थ्रो डाइस, डाइस से कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे नहीं पता कि उसका कौन सा फेस आएगा, तो ये क्या है? इस टाइप के एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। इफ़ आई थ्रो अ कॉइन, आई डोंट नो हेड विल कम और टेल विल कम, तो ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो क्या होता है इसकी? नंबर 1, सेवरल पॉसिबल outcome which we know before drawing the experiment, before generating the raw data। हमें पता होता है कौन कौन से आउटकम है। हमें पता है हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं? हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। हमें पता है हमने डाइस थ्रो किया है तो नंबर 6 तक कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन 7 8 9 10 नहीं आ सकता। या हमने अगर कोई कार्ड निकाला है 52 पैक ऑफ कार्ड में, तो हमें पता है कि उसमें 26 क्या है? ब्लैक कार्ड है, 26 क्या है? रेड कार्ड है। उन 26 में भी 13 होते हैं, डायमंड होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, etc। और हर उसमें क्या होता है कि किंग, क्वीन, जैक, हमें ऑलरेडी पता है कि ये आ सकते हैं। तो हमें क्या होता है? सेवरल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं। और सेकंड क्या है? वी आर नॉट सर्टन अबाउट द आउटकम ऑफ द और रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वी आर नॉट सर्टन, हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि कौन सा आएगा। अबाउट द रिजल्ट ऑफ द आउटकम, हमें आउटकम के रिजल्ट का नहीं पता। हमें नहीं पता हेड आएगा कि टेल आएगा। फिर सैंपल स्पेस, अभी तो हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसके बारे में हमने कहा कि ये रॉ डाटा जनरेट करता है। सेकंड हमने पढ़ा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है बेटा? वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट होते हैं जो हमें पता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। द सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द सेट एंड कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सपोज इफ वी थ्रो अ कॉइन, तो उसकी सैंपल स्पेस ऐसे मैं डिनोट करूँगी, क्या बनेगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर मैं कहती हूँ इफ़ आई थ्रो 2 कॉइन एट अ टाइम, मैंने 2 कॉइन्स एट अ टाइम थ्रो किए हैं, तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट में हेड हो सेकंड में टेल हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए और सेकंड पे हेड आए, एंड हो सकता है दोनों में टेल आए। तो ये उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और जब इनको मैं कलेक्टिवली लिखूंगी तो वो क्या कहलाएगी? सैंपल स्पेस कहलाएगी। डाइस, इफ वी थ्रो अ डाइस, तो क्या उसकी सैंपल स्पेस होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से कोई सा भी नंबर जो है अपर मोस्ट फेस पर आ सकता है। और अगर मैं 2 जो करती हूँ तो फिर उसके क्या बनता है? पूरा एक सैंपल स्पेस का सेट बन जाता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 हो सकता है दोनों पे, दोनों डाइस पे 1 1 आए। फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे 2 हो, फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे 3, 1 4, देन 1 5,
1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है 6 6 हमारे पास ये पेयर्स बन सकते हैं। यानी कि टोटल अगर हम ये सारे पेयर्स ड्रॉ करें तो टोटल 36 पेयर्स हैं जो 2 कॉइन को थ्रो करने पर, 2 डाइसेस को थ्रो करने पर हमारे पास आ सकते हैं। इसमें से कोई भी पेयर जो है अपर मोस्ट फेस पर आ सकता है। नाउ इवेंट क्या होता है? द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ये जो पॉसिबल आउटकम है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वो क्या कहलाता है? एक इवेंट कहलाता है। फिर कुछ इवेंट होते हैं श्योर इवेंट होते हैं। मुझे पता है मैंने डाइस थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6 तक ये सारे क्या है? श्योर इवेंट्स हैं, इनमें कुछ भी आ सकता है। कुछ होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मैं कहूँ आई एम थ्रोइंग ए डाई एंड ऑन द अपर मोस्ट फेस 8 विल कम, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर ही होते हैं। फिर कुछ होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि अगर नंबर 2 आया है तो बाकी में से कोई नंबर नहीं आ सकता। एट ए टाइम जस्ट 1 नंबर आएगा। अगर हमने कॉइन को थ्रो किया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एट अ टाइम जस्ट एक जो उसका इवेंट जो है वो अपर मोस्ट फेस पर आ सकता है। फिर हम इनका यूनियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इन इवेंट का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस भी जैसे आपको पता है हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वल इवेंट्स क्या होते हैं? डैट दे हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। जब मैंने कॉइन थ्रो किया तो हेड के भी उतने चांसेस हैं आने के जितने टेल के हैं, या 1 to 6 तक नंबर में कोई हर नंबर के आने के चांसेस इक्वल हैं। अब अगर यहाँ पे हेड एंड टेल हैं, 2 चांसेस हैं, आउट ऑफ 2 हेड के कितने चांसेस हो गए? 1/2। टेल के कितने चांसेस हो गए? 1/2। यहाँ 4 सेट हैं, हर सेट के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/4। 1/4 चांस है कि हेड आए, 1/4 चांस है कि हेड टेल आए, 1/4 चांस है कि टेल हेड आए, और 1/4 चांस ये है कि टेल टेल आए। इसी तरह हर नंबर में जो हम थ्रो कर रहे हैं इक्वल चांस है कि एक कोई भी इवेंट जो है आ सकता है। उनके चांसेस क्या हैं? इक्वल है ऑफ अकरेंस के। फिर है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जो सिर्फ एक जो इवेंट में मुश्तमिल हो, एक आउटकम पे मुश्तमिल हो, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल इवेंट कहलाते हैं। और जिसमें मोर देन 1 आउटकम इवेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड इवेंट कहलाते हैं। सपोज मैंने ये 2 कॉइन्स थ्रो किए हैं टाइम, और मैंने क्या, मैं कब विन करूँगी? जब दोनों हेड आए ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो मेरा क्या है? मेरा जो चांस है वो क्या है? 1/4 है हेड के आने का। और ये क्या है? जो आउटकम के सिर्फ एक आउटकम होता है तो क्या होता है? ये सिंगल इवेंट हो जाता है, सिंपल इवेंट हो जाता है। और अगर मैं कहती हूँ एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें 3 ऐसे पेयर हैं जिसमें एक एक हेड पाया जाता है। तो फिर मेरे पास इवेंट क्या बन जाता है? कंपाउंड इवेंट बन जाता है। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in probability theory, mutually exclusive, equally likely and exhaustive event. Equally likely, mutually exclusive, फर्स्ट टर्म है equally likely, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। फर्स्ट इसमें क्या है? इक्वली लाइकली। इट्स मीन एवरी सिंगल जो एलिमेंट है ऑफ सैम्पल स्पेस
वो क्या है, इक्वली लाइकली है, यानी कि उसका इक्वल चांस ऑफ अक्रंस है। वही बात के हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो जितने चांसेस हेड के हैं अक्रंस के उतने ही टेल के हैं, तो हेड और टेल क्या है, आपस में इक्वली लाइकली है। इसी तरह अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं तो हर नंबर का अपर मोस्ट फेस पे आने का चांस क्या है, इक्वल है, तो इसलिए ये नंबर्स आपस में क्या है, इक्वली लाइकली, इनके चांस ऑफ अक्रंस जो है वो सेम है। फिर सेकंड क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है कि एट अ टाइम एक इवेंट जो है कर हो सकता है, या एक इवेंट की जो अक्रंस है वो बाकी इवेंट्स के अक्रंस को स्टॉप कर देती है। हमने डाइस फेंका, हमारा नंबर 5 आया, तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर हमारा नंबर 5 आया है तो उसने 1 2 3 4 और 6 को स्टॉप कर दिया अक्रंस से। तो एट अ टाइम सिर्फ एक इवेंट जो है वो ऑकर हो सकता है, तो इसका मतलब है ये सारे इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली लाइकली हैं, यानी कि एट अ टाइम आपके दो नंबर नहीं आ सकते, 2 4 एक ही डाइस पे 2 और 4 नहीं आ सकता, या 2 आएगा या 4 आएगा, या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और लास्ट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है कि वो एंटायर सैम्पल स्पेस पर बिलोंग करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो जो उसके पॉसिबल आउटकम है वो एंटायर सैम्पल स्पेस पर से बिलोंग करते हैं। और सपोज अगर आपने कॉइन को थ्रो किया तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या है, हेड एंड टेल, तो क्या है, कंप्लीट सैम्पल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं ना। कॉइन को डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट सैम्पल स्पेस है। कंप्लीट सैम्पल स्पेस है तो जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है वो क्या है, कंप्लीट सैम्पल स्पेस पर बिलोंग करता है। ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं स्टार्स प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ। 2 मेन अप्रोचेज हैं प्रोबेबिलिटी की, एक क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो क्लासिकल डेफिनेशंस पर बेस करती है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम एंड एम ऑफ विच, एन जो है वो टोटल आउटकम है, और वो आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी हैं, उस पर बेस करते हैं। अगर m जो उसमें से है कि हमारे फेवरेबल आउटकम हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसे हमने m का नाम दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि m ओवर n। m जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है और n जो है ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है। सपोज एक एग्जांपल हम छोटे से कर लेते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड टेल। फेयर कॉइन टॉस किया हमने, फेयर कॉइन का मतलब है कि कॉइन जो है वो ना कहीं से घिसा हुआ हो ना ख़राब हो, यानी कि दो हेड और टेल दोनों के चांसेस आने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो। इसी तरह डाइस भी जो हम करेंगे, अगर फेयर डाइस की बात आ रही है तो उसका मतलब है कि दे हैव इक्वली लाइकली, दे हैव इक्वल चांस ऑफ अक्रंस। तो फेयर कॉइन टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है गेटिंग अ हेड और अ टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने से आपको बताया, हेड और टेल टू आउटकम्स हैं टोटल, एंड हेड के चांसेस क्या हैं 1/2, टेल के क्या हैं 1/2। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल। हमें पता है कि डाइस जो है वो कॉइन जो है वो फेयर है, तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल n कितने हैं, हमारे पास यहाँ पर n कितने हैं, टोटल 2 है ना। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, हमने पहले हेड का फाइंड आउट करना है, तो हेड कितना है, 1 है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड आउट करना चाहें
तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम 2 है, n हमारे पास क्या है 2 है, जो हमने n लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए 2 हो गए, और फेवरेबल क्या है टेल, टेल कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। छोटे छोटे से और क्वेश्चंस हैं मैं आपको दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस किएगा इनकी। फिर लास्ट हम चलते हैं, ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी क्लासिकल डेफिनेशन, ये इसमें क्या फ्लॉज आए, क्या कि टर्म जो इक्वली लाइकली है वो किस में हमने किस सेंस में चल जाती है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर ही प्रोबेबिलिटी आ गई तो हमने जो है इसको इस टर्म को सही तरह से हमने यूज़ नहीं किया। फिर ये क्या है कि इक्वली लाइकली का जो हमारा ये टर्मिनोलॉजी है ये हमेशा फुलफिल नहीं होती। हमारा कॉइन जितना भी फेयर हो उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा बाइस ज़रूर पाया जाता है। तो ये यहाँ से हम इक्वली लाइकली की हमारी वो जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर थर्ड जो था इसमें था पॉसिबल टू इन्यूमरेट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें पता ही नहीं है। सपोज मैं नंबर ऑफ BA स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान कर ले रही हूँ और मैं उसमें से फाइंड आउट कर रही हूँ कि हाइट। अब क्या है कि मुझे पूरे पाकिस्तान में BS से कितने स्टूडेंट होंगे, क्या मैं उनकी जब तक BS थर्ड सेमेस्टर के अगर मैं ले रही हूँ तो जब तक मैं पूरे पाकिस्तान के थर्ड सेमेस्टर की हाइट में करूँगी वो थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में जा चुके होंगे। तो क्या ये जो पॉसिबल आउटकम जो हम कहते हैं कि एंटायर सैम्पल स्पेस पे बेस करता हो, एग्जॉस्टिव इवेंट हो, तो वो भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती। तो जब ये नहीं फुलफिल हो रही थी तो फिर हमने क्या किया, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन फाइंड आउट की जो इन सारे पाबंदियों से आज़ाद थी। इसके कुछ एक्सोमेट्रिक अप्रोचेस थी, उसमें आपको ओरली बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 0 से कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं वो 0 से क्या है बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, 0 से लेस नहीं हो सकती। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होती है। और अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं ए और बी तो उनका यूनियन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। इंशाल्लाह बेटा अपने नए क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।